हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल क्लासेस हिंदी। आज के इस वीडियो से हम कोशिकांगों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कोशिका, पादप कोशिका, जंतु कोशिका की सामान्य संरचना, उनके प्रकारों के बारे में सामान्य रूप से पढ़ा था। उसके बाद हम जब कोशिका की संरचना शुरू किए थे तो उसमें हमने कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य कला के बारे में विस्तार में पढ़ा। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म पढ़ा हमने, साइटोप्लाज्म पढ़ा। आज इस वीडियो से हम कोशिकांग चालू करने जा रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला कोशिकांग है प्लास्टिड, लवक। लवक सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं अपना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए शुरू करते हैं। लवक। लवक शब्द का सबसे पहले, प्लास्टिड शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1885 में सिम्पर वैज्ञानिक द्वारा किया गया था, जबकि इसका खोज 1865 में ही हकेल द्वारा किया जा चुका था। 1865 में यदि आपसे पूछा जाए कि लवक प्लास्टिड की खोज कब और किसने की, तो आप उत्तर देंगे 1865 में हकेल द्वारा ही लवक का खोज किया गया था, जबकि लवक को प्लास्टिड शब्द सर्वप्रथम 1885 में सिम्पर ने दिया था। सिम्पर ने दिया था। ठीक है, हम देखते हैं। इससे पहले हमने बात किया था जब पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर के बारे में, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि लवक सिर्फ व सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही उपस्थित होते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? यह पादपों को रंग प्रदान करने वाले होते हैं। यह पादपों में भोजन संचयन में भाग लेने वाले होते हैं। यह भोजन का निर्माण करने वाले होते हैं। भोजन का निर्माण करने वाले होते हैं। तो पहला हमारा पादपों में रंग प्रदान करने वाले, दूसरा भोजन संचयन में भाग लेने वाले, और तीसरा भोजन निर्माण करने वाले होते हैं। पादपों में 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हरित लवक। सबसे पहला हमारा लवक है हरित लवक, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो एक हरा वर्णक होता है, जिसकी वजह से इसका रंग हरा होता है। क्लोरोफिल की मदद से पादप प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं, जिससे वह अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। दूसरा है हमारा वर्णी लवक। वर्णी लवक का अर्थ सीधी सीधी है रंगीन लवक, ऐसा लवक जो पादपों को रंग प्रदान करता है, वर्णी लवक अथवा क्रोमोप्लास्ट कहलाता है। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी लवक का सीधे से अर्थ निकलता है कि रंगहीन लवक या ऐसा लवक जो रंगहीन हो, जिसमें रंग न हो, इसे हम अंग्रेजी में ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। यह पादपों के उन भागों में पाया जाता है जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो हम सबसे पहले हरित लवक के बारे में देखते हैं, इसकी संरचना देखते हैं, इसके कार्य को देखते हैं। तो हरित लवक पादप कोशिका के मुख्यतः पत्तियों पर उपस्थित होता है। चूंकि पादप पत्तियों द्वारा ही सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं, इस वजह से यह मुख्य रूप से पत्तियों पर पाया जाता है और इसमें ही सबसे अधिक मात्रा में क्लोरोफिल होता है। तो यह हरित लवक पादप कोशिकाओं के मुख्यतः पत्तियों पर उपस्थित होता है। कुछ केस में यह पादप के तनों में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। मुख्यतः पत्तियों पर उपस्थित होता है। दूसरा हम देखते हैं लवक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। जब हम कोशिका पढ़ रहे थे तो उनमें हमने पढ़ा था कि कोशिकांग 2 प्रकार के होते हैं, एक कलाबद्ध कोशिकांग, एक कलाविहीन कोशिकांग। तो ऐसे कोशिकांग जो झिल्ली द्वारा घिरे रहते हैं कलाबद्ध कोशिकांग कहलाते हैं।
तो हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया उसके उदाहरण हुए, जिनमें एक दोहरी झिल्ली उपस्थित होती है जो उस कोशिकांग को घेरे रहती है। हम कह सकते हैं कि हरित लवक कला द्वारा घिरा रहता है, ये दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। अभी हम इसकी संरचना देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यह अर्ध स्वायत्त संरचना है, यह सेमी ऑटोनॉमस संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है। सेमी ऑटोनॉमस का अर्थ हुआ कि यह अर्ध रूप से कोशिका पर निर्भर होती है, पूरी तरह से कोशिका पर निर्भर नहीं होती है। इसका कुछ भाग स्वयं ही जरूरत की चीजें बना लेता है और कुछ चीजें ही इसे कोशिका से आयातित करनी पड़ती हैं या कोशिका से मंगानी पड़ती हैं। तो यह अर्ध स्वायत्त सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर होता है। इनमें डीएनए व 70S प्रकार का राइबोसोम उपस्थित होता है। यह मुख्य है कि इसमें डीएनए व 70S टाइप का राइबोसोम उपस्थित होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में सक्षम होता है। इसका मुख्य कार्य ही प्रोटीन सिंथेसिस है। ये प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा ही वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, अपनी जड़ों से जल और पत्तियों पर उपस्थित क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह भोजन बनाता है। यह ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, C6H12O6 का फॉर्मेशन करता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस व कुछ मात्रा में जल मुक्त होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण भी करता है और प्रकाश संश्लेषण भी करता है। मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया। यह प्रोटीन संश्लेषण करता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए डीएनए व राइबोसोम्स की आवश्यकता होती है। इसमें राइबोसोम्स पे ही डीएनए पे उपस्थित जीन जो आनुवंशिकी कोडों को लेके आते हैं, उस पे वहाँ पे राइबोसोम्स पे स्थित होते हैं और धीरे धीरे प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो यह प्रोटीन संश्लेषण में भी सक्षम होता है, इसलिए इसे ही अर्ध स्वायत्त सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर कहा जाता है। हम नोट देख लेते हैं। डीएनए केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में पाया जाता है। अभी हमने बात किया था कि डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, ये तो सब लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे। लेकिन केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और हरित लवक में भी पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी सेमी ऑटोनॉमस बॉडी, सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर या ऑर्गेनल्स होता है। ठीक है, हम देखते हैं अगला। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया हरित लवक में ही संपन्न होती है। अभी हमने बात किया था इसके बारे में कि प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से, या हम कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में ही होता है और किसी भी लवक या किसी भी जैसे ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट में न होकर प्रकाश संश्लेषण सिर्फ व सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में, हरित लवक में ही होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया क्या है, हम देखते हैं। ये देख लीजिए, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का ये सामान्य स्ट्रक्चर है जिसमें आउटर मेम्ब्रेन ये दिया गया है, ये आपका आउटर मेम्ब्रेन है। ये आपको ये भाग दिखाई दे रहा होगा, ये इसका क्लोरोप्लास्ट का डीएनए है। यह सिक्के की समान संरचना को हम थैलेकॉइड कहते हैं और इसमें 70S टाइप के राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं। कितने? 70S टाइप के राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं। हरित लवक का वह चिपचिपा भाग, ये सभी चिपचिपा भाग जिसमें यह थैलेकॉइड्स, राइबोसोम्स, डीएनए आदि उपस्थित होते हैं, उसे स्ट्रोमा कहते हैं। ये इसका इनर मेम्ब्रेन हुआ है, इसका आंतरिक मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन हुआ है, यह इनर मेम्ब्रेन हुआ। और यदि हम थैलेकॉइड को एक के ऊपर एक, जैसे सिक्के को हम एक के ऊपर एक रख दें
तो वह ग्रेनम या ग्रेना कहलाता है। ये हमारा ग्रेना हुआ। और एक थैलेकॉइड से दूसरे थैलेकॉइड को जोड़ने वाली एक सूक्ष्म नलिका होती है जिसे हम लैमेला कहते हैं। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर हो गया सामान्य रूप से। हम देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण। सबसे पहले इसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया आपके सामने है, जिसमें वायुमंडल से 6 कार्बन के अणु व 12 अणु जल के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल के द्वारा वायुमंडल से सनलाइट में ग्लूकोज C6H12O6 प्रथम उत्पाद के रूप में ग्लूकोज को बनाते हैं। द्वितीय उत्पाद हमारा ऑक्सीजन 6O2 वह कुछ मात्रा में जल मुक्त होता है। यह प्रकाश संश्लेषण की संरचना प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक अभिक्रिया हो गई, माफ करिएगा। फिर से देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल व वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज बनाते हैं। इस अभिक्रिया में कुछ मात्रा में ऑक्सीजन व जल मुक्त होता है। ग्लूकोज इसका प्राथमिक उत्पाद, जबकि ऑक्सीजन द्वितीयक उत्पाद होता है। ठीक है, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। यह 2 चरणों में पूरी होती है। प्रकाश संश्लेषण 2 चरणों में पूरी होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है। इसका पहला चरण है प्रकाशीय अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन। यह सबसे मुख्य, ये इसका रिएक्शन जो है प्रकाश संश्लेषण का बहुत ही मुख्य है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, चाहे आप 9वीं में हो, चाहे आप BSc में हो, चाहे आप 11वीं में हो, या आप TGT या किसी अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये रिएक्शंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। मुख्यतः 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण में होती हैं, जिसमें पहली है प्रकाशीय अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। बिना सूर्य के प्रकाश के यह प्रकाशीय अभिक्रिया नहीं होगी। समान रूप से आप प्रकाशीय शब्द से ही इससे अवगत हो जाएंगे कि इसके लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। दूसरा देखते हैं, यह अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में पूरी होती है। अभी हमने बताया कि यह सिक्के जैसी संरचना जब एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती हैं, तो जो दिखाई हमें देता है उसे हम पूरे को ग्रेना या ग्रेनम कहते हैं। तो यह अभिक्रिया, प्रकाशीय अभिक्रिया ग्रेना में पूरी होती है, क्योंकि क्लोरोफिल ग्रेना में ही पाया जाता है। यदि आपसे कोई पूछे कि क्लोरोफिल हरित लवक के किस भाग में उपस्थित होता है, तो आप सभी लोग इसका उत्तर देंगे कि क्लोरोफिल हरित लवक के ग्रेना या ग्रेनम में उपस्थित होता है। ग्रेनम में ही मैग्नीशियम और कुछ तत्व होते हैं जो पत्ती पे पड़ने वाले प्रकाश को, लगभग जो प्रकाश इस पे पड़ता है लगभग 700 एंगस्ट्रॉम का होता है, इसे एक्टिवेट करते हैं, इसे अभिक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं, उद्दीपित करते हैं, जिसकी वजह से यह प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना में होती है। ठीक है, यहीं पर जल के उपचयन से, जल के हाइड्रोलिसिस से ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, O2 मुक्त होती है। ठीक है, हम अगला देखते हैं। यहाँ पर ATP व Na
DPH के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह अधिक मात्रा में यहाँ पे प्रकाशीय अभिक्रिया में कुछ मात्रा में ही ऊर्जा बनती है, जिसमें O2 मुक्त होता है, वह ऊर्जा ATP व NADPH में के रूप में उत्पादित होती है या बनती है। इन ऊर्जाओं का इस्तेमाल दूसरी अभिक्रिया अप्रकाशीय अभिक्रिया में किया जाता है। तो हम देखते हैं अप्रकाशीय अभिक्रिया। दूसरा, डार्क रिएक्शन। अप्रकाशीय अभिक्रिया, यह अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होती है। अभी हमने बताया कि हरित लवक का वह चिपचिपा भाग जिसमें DNA, राइबोसोम्स आदि उपस्थित होते हैं, वह चिपचिपा भाग स्ट्रोमा कहलाता है। इसी भाग में अप्रकाशीय अभिक्रियाएं होती हैं। इस अभिक्रिया के लिए प्रकाशीय अभिक्रिया की आवश्यकता होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है। चूंकि प्रकाशीय अभिक्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, जबकि अप्रकाशीय अभिक्रिया के लिए प्रकाशीय अभिक्रिया की जरूरत होती है, इसलिए यह इनडायरेक्ट सूर्य के प्रकाश पे निर्भर होता है। तीसरा हम देखते हैं, इस अभिक्रिया में प्रकाशीय अभिक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रकाशीय अभिक्रिया में ATP व NADPH के रूप में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसका इस्तेमाल अप्रकाशीय अभिक्रिया के लिए किया जाता है, जिसमें हम कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अणुओं की सहयोग से C3 साइकिल, जिसे हम केल्विन चक्र कहते हैं, के द्वारा ग्लूकोज व ATP व NADP के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। केल्विन चक्र ही अप्रकाशीय अभिक्रिया में ऊर्जा बनाता है। यह केल्विन चक्र के द्वारा कुछ एंजाइमों की सहायता से कार्बन अणुओं का निर्धारण किया जाता है। जैसे हमें जो वायुमंडल से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस से लेते हैं, पादप ग्रहण करते हैं, उसे केल्विन चक्र के माध्यम से ही उसे बंधित किया जाता है या कार्बन का फिक्सेशन किया जाता है। ठीक है, इसमें केल्विन चक्र में हम केल्विन चक्र अगले वीडियो में या इसके बाद वाले वीडियो में जब हम कोशिकांग खत्म कर लेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केल्विन साइकिल यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्र है, केल्विन साइकिल, इसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं अप्रकाशीय अभिक्रिया जो है केल्विन चक्र के माध्यम से ही ऊर्जा प्रदान करती है, जो कि स्ट्रोमा में संपन्न होता है। यह ATP व NADPH का इस्तेमाल, ऊर्जा का इस्तेमाल करके कार्बन अणुओं को बांधती है, जिससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। वह ATP व NADP के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अप्रकाशीय अभिक्रिया में ही केल्विन चक्र होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, इसे कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन भी कहा जाता है। अभी हमने बात किया था कि कार्बन फिक्सेशन ही केल्विन चक्र में होता है, जिससे हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो इसे कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन भी कहा जाता है। यदि आपसे परीक्षा में पूछा गया कि कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन क्या होता है या कहाँ पाया जाता है, तो यह कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन हरित लवक के स्ट्रोमा में पाया जाता है, जो केल्विन साइकिल द्वारा पूरा होता है। ठीक है, नोट देख लेते हैं, हरित लवक में भोजन का निर्माण कार्बनिक यौगिक के रूप में होता है। कार्बनिक यौगिक मतलब ग्लूकोज एक कार्बनिक यौगिक है, अतः इसे कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। यह सामान्य रूप से 9वीं 10वीं या आपसे सामान्य रूप से परीक्षाओं में पूछा जाता है नॉर्मली, कि कोशिका का, पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो आप लोग, बहुत ही आसान है, आप लोग जवाब देंगे, मुझे उम्मीद है कि हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं सबसे पहले इसकी संरचना को, कैसे संरचना पूरी होती है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये रहा रिएक्शन। ये हमारा पत्ती हो गया, पत्ती पे उपस्थित
पूरा क्लोरोप्लास्ट की संरचना है। यह प्राथमिक आउटर लेयर है और ये इनर लेयर है। ठीक है, ये थैलेकॉइड है। यह पूरा पूरा भाग जो है ग्रेनम कहलाता है। इसमें उपस्थित क्लोरोफिल एमजी अणु एमजी अणु की सहायता से सूर्य का प्रकाश एमजी से उत्तेजित करता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड से कुछ मात्रा में ऊर्जा बनाता है। ऊर्जा एटीपी व एनएडीपीएच के रूप में बनाता है, जिसमें ऑक्सीजन मुक्त होता है। ठीक है, तो इस ऊर्जा का इस्तेमाल कैल्विन साइकिल, आप लोग देख रहे हैं कैल्विन साइकिल स्ट्रोमा भाग में पूरा हो रहा है। कैल्विन अप्रकाशीय अभिक्रिया में कैल्विन साइकिल होता है जिससे ऊर्जा बनती है। तो हम देख लेते हैं एटीपी और एनएडीपीएच का इस्तेमाल कैल्विन साइकिल कर रहा है, जिसकी इसमें उपस्थित कुछ इन साइकिल्स में कुछ एंजाइम्स की मदद से एटीपी और एनएडीपीएच और कुछ कार्बन अणुओं को तोड़कर उन्हें ग्लूकोज व एटीपी मॉलिक्यूल माफ करिएगा एडीपी और एनएडीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। तो मुख्य उसका उत्पाद हुआ ग्लूकोज कैल्विन साइकिल का और एडीपी व एनएडीपीएच। ठीक है, इस पूरी अभिक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये एक एक दो अभिक्रिया है। ये पहला लाइट रिएक्शन हो गया, ये प्रकाशीय अभिक्रिया हो गई, ये पूरा प्रकाशीय अभिक्रिया हो गया। माफ करिएगा, ये देखिए, ये भाग लाइट रिएक्शन हो गया और ये भाग डार्क रिएक्शन हो गया, डार्क रिएक्शन हो गया। ठीक है, ये भाग कैल्विन साइकिल स्ट्रोमा में पूरा हो रहा है, जबकि लाइट रिएक्शंस ग्रेनम में पूरा हो रहा है। ग्रेनम में क्या उपस्थित होता है? क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीज आदि अणु उपस्थित होते हैं जो लगभग 700 एंगस्ट्रॉम तक के लाइट को उत्तेजित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। इस प्रक्रिया के शुरू होने के बाद एटीपी व एनएडीपीएच के रूप में कुछ मात्रा में ऊर्जा बनती है और ऑक्सीजन मुक्त होता है। जो ऊर्जा मुक्त होती है उसका इस्तेमाल स्ट्रोमा में अप्रकाशीय अभिक्रिया में कैल्विन साइकिल द्वारा किया जाता है, जिससे ग्लूकोज व एनएडीपीएच के रूप में ऊर्जा पादपों को प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। हमारा दूसरा वर्डी लवक। वर्डी लवक क्या है? बड़ा कर लेते हैं। वर्डी लवक, वर्डी लवक को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। यह रंग प्रदान करने वाले लवक होते हैं। यह रंग प्रदान करने वाले लवक होते हैं। यह पौधों के रंगीन भागों में पाए जाते हैं, जैसे यह पत्तियों में पाए जाते हैं, पंखुड़ियों में पाए जाते हैं, फलों के पकने पे पाए जाते हैं। जब टमाटर लाल होने लगता है तो उनमें वर्डी लवक क्रोमोप्लास्ट उपस्थित होता है। मिर्च में पाए जाते हैं। सेब में हम कह सकते हैं कि पादपों में जितना भी हरा रंग को छोड़ के जितना भी रंग मिलता है यह वर्डी लवक के कारण ही मिलता है। यह पौधों को विशिष्ट रंग प्रदान करने वाले होते हैं, जैसे पंखुड़ियों के रंग हमने बात किया, फल भित्ति का रंग, बीज के ऊपरी भाग का रंग आदि रंगों को यह प्रदान करते हैं। इसमें जेंथोफिल, फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन आदि बहुत प्रकार के कैरोटीन आदि प्रकार के पिगमेंट वर्णक पाए जाते हैं। तो जेंथोफिल इसे पीला रंग प्रदान करता है। हम देखते हैं कि फूलों का रंग, कनेल का फूल जैसे हम देख ले रहे हैं उसका पीला रंग होता है, तो उसमें जेंथोफिल नामक पिगमेंट या वर्णक उपस्थित होता है। कुछ पादपों में हम देखते हैं उनके फूलों या फलों का रंग नारंगी होता है, तो उसमें कैरोटीन की उपस्थिति होती है।
कैरोटीन की अधिकता के कारण उसके फल या फूल नारंगी रंग के होते हैं, या जब फलों या फूलों को नारंगी रंग प्रदान करता है तो कौन प्रदान करता है? कैरोटीन पिगमेंट, ज़ैंथोफिल पिगमेंट पीला रंग प्रदान करता है, कैरोटीन नारंगी रंग प्रदान करता है। इसका मुख्य कार्य है यह वर्णक पौधों के परागण में माफ करिए, यहाँ में लिखा गया है पौधों के परागण में सहायक होते हैं। परागण में किस प्रकार से? यह कीटों को, पक्षियों को अपनी महक के द्वारा व अपनी चमक के द्वारा आकर्षित करते हैं, जिससे इस पे कीट, मधुमक्खियाँ जैसे हो गई आदि विभिन्न प्रकार के कीट इसमें आकर्षित होते हैं, जिसकी वजह से इनके पंखों पे, इनके शरीर पे परागकण चिपक जाते हैं और यह जब दूसरे पुष्पों पे बैठते हैं तो वह परागकण दूसरे फूलों के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, जिससे परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो यह वर्णक पौधों में परागण में सहायक होते हैं, क्योंकि यह कीटों को आकर्षित करते हैं जिनके द्वारा परागण होता है। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं अवर्णी लवक। तो अवर्णी लवक यह पौधों के उन कोशिकाओं में पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता। हमने बात किया था अभी ऊपर कि यह पादपों के उन भागों में पाया जाएगा जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता। यह रंगहीन होता है। इसका मुख्य लक्षण यही है कि अवर्णी लवक सीधे से शब्द में ही रखा गया है कि अवर्णी, जिसका कोई वर्ण न हो या रंगहीन होते हैं। उनको यह भूमिगत तनों, जड़ों में, कोशिकाओं में सामान्य रूप से पाए जाते हैं, क्योंकि पत्तियों पे प्रकाश पहुंच जाता है, तनों पे भी कुछ मात्रा में प्रकाश पहुंचता है, इसलिए यह पादप के तनों व पत्तियों पे सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। ये मुख्य रूप से भूमिगत तनों, जैसे हम आलू की बात ले लें तो ये आलू का भूमिगत तना है, इसमें अवर्णी लवक पाया जाएगा। यदि आप जब आलू छोटा रहेगा आप उसे मिट्टी से थोड़ा सा बाहर कर देंगे तो वो हरा रंग का हो जाता है, तो उस पर क्लोरोफिल आ जाता है, हरित लवक बन जाता है, जिससे वह फोटोसिंथेसिस भी करने लगता है। तो ज्यों ही ग्राउंड स्टेम आलू का बाहर आता है सूर्य के प्रकाश में, तो वहाँ से अवर्णी लवक हरित लवक में बदलने लगता है। वहाँ पे हरित लवक की अधिकता हो जाती है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो जब तक यह आलू मिट्टी के अंदर दबा रहता है तो उसमें ल्यूकोप्लास्ट होता है, और ज्यों ही यह बाहर होता है, ऐसा नहीं कि आप खोद के बाहर निकाल दिए सूखने के लिए, तो हाँ कुछ आंशिक रूप से होता है, लेकिन यदि यह पादप में, हरे पादप में लगा रहेगा, तो यदि इसका भाग बाहर की तरफ रहेगा तो यह अपना रंग बदल लेता है, इसमें हरित लवक बनने लगता है। वहीं जड़ों में भी पाया जाता है। आप लोग देखते होंगे कि पादपों का जड़ मुख्य सामान्य रूप से सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका मुख्य कार्य स्टार्च, मंड के रूप में भोजन का संचयन। सबसे अधिक स्टार्च ग्राउंड स्टेम वाले पादपों में ही पाया जाता है, जैसे शकरकंद हो गया, आलू हो गया आदि इस प्रकार के पादप हो गए जिसमें बहुत अधिक मात्रा में स्टार्च पाया जाता है, क्योंकि इसमें भोजन का स्टोरेज होता है। वह स्टोरेज का कार्य अवर्णी लवक द्वारा होता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? अवर्णी लवक का मुख्य कार्य स्टार्च के रूप में भोजन का संचयन करना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह तेल बिंदुओं का भी निर्माण करता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। कुछ कमियाँ होंगी तो आप लोग कमेंट में अवश्य बता सकते हैं, हम उसे अगले वीडियो तक आने तक प्रयास करेंगे कि ठीक कर लें, जिससे अगले वीडियो में आप लोगों को पढ़ने में कोई समस्या ना हो। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए, धन्यवाद।